तो डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में हमने पढ़ा था। डियर पिछले जो चैप्टर हमने मोशन पढ़ा था, मोशन को हमने डिटेल से पढ़ाया था। तो जो लोग मोशन चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले मोशन को पढ़ें, और जो लोग मोशन चैप्टर पढ़ चुके हैं तो फोर्थ लॉ ऑफ मोशन को अच्छे से पढ़ें। तो इसमें डियर स्टूडेंट, पिछले जो मोशन चैप्टर है उसमें हमने रेस्ट के बारे में पढ़ा था। उसके बाद मोशन के बारे में पढ़ा था, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा था, लेकिन इसका काज नहीं जाने थे किस वजह से मोशन होती है। तो अगर हम कहें कि हाउ कैन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टार्ट मूविंग, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहती है तो कैसे मूव करना स्टार्ट करती है। हाउ कैन ऑन द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी इंक्रीज और डिक्रीज, किस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट अगर कोई मूविंग बॉडी की स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज हो जाती है। हाउ कैन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी चेंज, किसी भी मूविंग बॉडी की जो डायरेक्शन है किस तरह से, कौन सा काज है कि चेंज हो जाती है। तो अगर इन सब का आंसर हम एक सिंपल लाइन में ढूंढने की कोशिश करें तो हो जाएगा कि अ मूविंग बॉडीज कैन बी एक्सीलरेटेड बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑन इट। यानी कि इन सब का रीजन है कि जब हम उस बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो बॉडी क्या होती है, एक्सीलरेटेड हो जाती है। ये है तो फोर्स इसका रीजन है। तो हम पहले आप फोर्स के बारे में डिस्टेंट पढ़ेंगे, ठीक है। आइए हम पढ़ते हैं फोर्स क्या है। डिस्टेंट, जब हम बाहर से किसी डोर को ओपन करना है हमें, तो हम डोर को पुश करते हैं, और जब हमें डोर को बंद करना है, क्लोज करना है, तो हम डोर को पुल करना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए उस ऑब्जेक्ट को या तो पुश करना होता है या तो पुल करना होता है। अब यहाँ पे डिस्टेंट हम देखेंगे कि फोर्स क्या है, व्हाट इज फोर्स। तो फोर्स क्या है यहाँ पे, अ पुश और पुल ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। यानी कि पुश, यानी कि ऑब्जेक्ट को हम पुश करें या पुल करें तो फोर्स कहलाता है। फोर्स डिस्टेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें डायरेक्शन भी होता है। तो अगर हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स की बात करें यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स की बात करें अगर, तो डायरेक्शन फोर्स जो होता है इन द डायरेक्शन ऑफ पुश और पुल, जिधर हम ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे या पुल करेंगे उधर हमारी फोर्स की डायरेक्शन भी होगी। आइए हम देखते हैं कि फोर्स का इफेक्ट क्या क्या है डिस्टेंस। तो पहला इफेक्ट अगर है, ए फोर्स कैन मूव स्टेशनरी बॉडी, यानी फोर्स जो है किसी स्टेशनरी यानी रुकी बॉडी को मूव करा सकते। यहाँ पे देखेंगे डिस्टेंस फिगर में, यहाँ पे फर्स्ट फिगर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक फुटबॉल है, ठीक है, यहाँ पे रेस्ट पे था, और जैसे ही इसको फोर्स लगाया, ठीक है, तो फुटबॉल क्या हुआ, मूव मोशन में आ गया, यानी मूव करने लगा। और इसी तरीके से हम देंगे फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी, यानी कि फोर्स जो है किसी मूविंग बॉडी को जो है वो फोर्स लगाकर किसी मूविंग बॉडी को हम रोक सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए गोलकीपर है और प्लेयर ने जब फुटबॉल को मारा तो गोलकीपर ने फोर्स लगा के इसको यहाँ पे रोक दिया, ठीक है। इसी तरीके से इसका एक और इफेक्ट हम फोर्स का देखेंगे, फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। फोर्स जो है किसी मूविंग बॉडी को की स्पीड को जो है वो चेंज करता है। सपोज करो यहाँ पे डिस्टेंस एक राइडर है जो साइकिल चला रहा है, ठीक है। अगर इसका फोर्स का जो मोशन है इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा हो हमारा, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी किधर होगी, मोशन किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा ये, ठीक है, ठीक है। और फोर्स है तो ये क्या होगा, लेकिन अगर इस फोर्स को इसकी और इधर पीछे से एक फोर्स हम और लगा दें, ठीक है, चल रहा है एक फोर्स यहाँ पे और हम लगा देते हैं, तो क्या होगा, इसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर इसी बॉडी को, अगर एक साइकिल चल रहा है यहाँ पे, ठीक, और एक यहाँ पे हम अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे एक और फोर्स लगा दें इधर, ठीक है, तो क्या होगा, इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर कोई साइकिल चला रहा है तो उसी डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगा दें तो इसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दें, यानी पीछे की ओर जो फोर्स लगा है उसको खींच दें तो स्पीड डिक्रीज हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया। इसी तरीके से इसका एक इफेक्ट और देखेंगे, अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी, ठीक है, कोई मूविंग बॉडी है उसकी हम डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिगर नंबर 4 देखेंगे, यहाँ पे जो बॉलर है उन्होंने क्रिकेट बॉल को फेंका तो
प्लेयर ने यहाँ पे क्या है, जो बैट्समैन है वो क्या है, वो जो आती हुई बॉल हो उसको जो है फोर्स लगा करके देखिए दूसरी डायरेक्शन में उसको क्या है हिट कर दिया। तो फोर्स जो है ना किसी मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को क्या है वो चेंज कर सकती है। इसी तरीके से पांचवा इफेक्ट इसका हम देखेंगे, ए फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ए बॉडी। ठीक है, यानी कि फोर्स जो है किसी बॉडी की शेप को चेंज कर सकता है। जैसे यहाँ पे एक स्प्रिंग है, ठीक है, अब स्प्रिंग के दोनों एंड को अगर हम हाथ लगा के खींचें तो क्या हो जाएगा, स्प्रिंग जो होगी वो स्प्रेड मतलब फैल जाएगी, तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्स क्या करता है, इसका एक इफेक्ट और देखने को मिला कि फोर्स जो है फोर्स किसी बॉडी की जो शेप को चेंज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आए देखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। तो यहाँ पे हमको जनरली दो फोर्स के बारे में पढ़ना है, एक बैलेंस फोर्स और एक पढ़ना है अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, ठीक है, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस। तो आप यहाँ पे देखेंगे इफ द बैलेंस फोर्स क्या होता है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो द फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस फोर्सेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स के बारे में हम देखेंगे कि ठीक है, सपोज करो एक यहाँ पे ब्लॉक है यहाँ पे, ठीक, और एक ब्लॉक, ठीक है, यहाँ पे एक ब्लॉक है डियर स्टूडेंट। ठीक है, अगर हम इधर इस बॉडी पर यहाँ पे एक फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो बॉडी का मोशन किधर होगा, इधर मोशन जो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ठीक, इसी तरीके से अब यहाँ पे देखें, अगर इसी डायरेक्शन में हम एक फोर्स और लगा दे, ठीक है, तो क्या होगा, अगर सपोज करो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, अगर यहाँ पे हम 10 न्यूटन का एक फोर्स लगा दें, कितने का यहाँ पे लगा दें, 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगा दें और यहाँ पे जो है 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लगा दें अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमारा रिजल्टेंट क्या होएगा, 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है तो इसको हम लिखेंगे +10, और 10 न्यूटन का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लिखा है तो इसको हम क्या करेंगे -10 लिख देंगे। ठीक है, तो अगर हमको नेट फोर्स कहें, क्या बोले, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, ये जो रिजल्टेंट फोर्स हमारा होगा ये, तो क्या होगा ये 10 और प्लस माइनस हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो है अगर 10 न्यूटन का फोर्स जो है इधर राइट डायरेक्शन में लगा या 20 डायरेक्शन का, उतना ही फोर्स जो होता है अपोजिट डायरेक्शन में लगा, तो हमारा बॉडी पे कितना फोर्स लगा, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, वो 0 हो गया। ठीक है, ये 0 हो गया। तो इसको हम कहते हैं, या इसको नेट फोर्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, नेट फोर्स, यानी बॉडी पे जो हमारा नेट फोर्स लगा वो 0 हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से हम देखते हैं अनबैलेंस फोर्स है। सपोज करो यहाँ पे एक ब्लॉक है, ब्लॉक है, यहाँ पे देख रहे हैं, सपोज कर इधर हमारा लगा है 20 न्यूटन का फोर्स लग गया यहाँ पे, फोर्स हमारा 20 है और इधर हमारा जो है 10 न्यूटन का फोर्स लग गया अपोजिट डायरेक्शन में, लग गया 10 न्यूटन का। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा नेट फोर्स हो गया यहाँ पे कितना हुआ, 20 जो है इधर प्लस हो गया और इधर दोनों को ऐड कर देंगे, ये हमारा 10 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में, जो अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसको हम क्या करते हैं माइनस के साथ लिखते हैं, -10। तो हमारा रिजल्टेंट कितना है 20 - 10, तो हमारा जो रिजल्टेंट या नेट फोर्स आया 10 न्यूटन का आया। अब यहाँ पर जो है रिजल्टेंट फोर्स हमारा 0 नहीं आया है, 10 न्यूटन आया, तो ये फोर्स कैसा कहलाएगा, अनबैलेंस फोर्स। यहाँ पे आप देखेंगे इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉट 0 द फोर्स इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। अगर किसी बॉडी पर एक से ज़्यादा फोर्स लग रहे हों और उनका जो रिजल्टेंट या नेट फोर्स को हम रिजल्टेंट फोर्स भी कहते हैं वो 0 ना आ रहा हो तो अनबैलेंस फोर्स। तो यहाँ पर हमारा जो नेट फोर्स है वो 0 नहीं आ रहा है, वो हमारा 10 न्यूटन आ रहा है, तो कैसा फोर्स होगा, अनबैलेंस फोर्स होगा।
तो अब देखें इसका मोशन, अगर हम देखें ब्लॉक का, अगर 10 न्यूटन लगा तो मोशन किधर होगा, ब्लॉक का मोशन किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा ये मोशन। ठीक है, तो यहाँ से एक बात जो है वो छन करके निकलती है। ठीक है, क्या निकलती है कि जो अनबैलेंस फोर्स होता है वो अनबैलेंस फोर्स चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है, अगर है यहाँ पे एक बात निकली कि जो अनबैलेंस फोर्स है कि चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि अनबैलेंस जो होती है एक ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर देता है, और जो बैलेंस फोर्स होता है वो जो है स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज नहीं करता। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने के लिए कौन से फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो अनबैलेंस फोर्स की जरूरत होती है। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं कि न्यूटन का जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट न्यूटन हैज गिवन 3 लॉज। दीज लॉज आर कॉल्ड न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ यह है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस फोर्सेस। ठीक है, इसमें कहा है न्यूटन का फर्स्ट लॉ है कि कोई भी बॉडी, ठीक है, वो अगर रेस्ट पे है तो तब तक रेस्ट पे रहेगी जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स न लग जाए। तो सपोज करो यहाँ पे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक टेबल पर देखिए यहाँ पे एक बुक रखी हुई है। ठीक है, तो ये बुक जो है तब तक जो है वहां पे रखी रहेगी जब तक फिर कि इस पर कोई अनबैलेंस फोर्स न लगाया जाए। यानी कि अगर इसको हम हाथ से फोर्स लगा के नीचे गिरा दें तब ये इसकी स्टेट चेंज होगी, नहीं तो रेस्ट पे ही रहेगी। ठीक है, और नहीं अगर हम अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पे वो अपने ही जगह पे वो पड़ी रहेगी। ठीक है, दूसरी तरीका है, इसकी तरीके से अगर यहाँ पे देखेंगे कोई एक कार है, यूनिफॉर्म मोशन से तब तक जो है मूव करती रहेगी जब तक कि कोई उस पर जो है अनबैलेंस फोर्स न लगे। अनबैलेंस फोर्स का मतलब होगा हम ब्रेक न लगा दें उस पर या उसका एक्सीलरेटर बढ़ा दें, ठीक है, तब तक उसकी यूनिफॉर्म मोशन चेंज नहीं होगी। या सड़क के रास्ते में कोई जो है फ्रिक्शन आ जाए, खुरदरापन आए, तब तक जो है चेंज नहीं हो सकती। जब ये सब सिस्ट आ जाएगा, यानी कि हम ब्रेक लगा देंगे, ठीक है, या कोई फ्रिक्शन फोर्स आ गया सड़क पे और गाड़ी के पहिए के बीच में, तभी जो है उसकी यूनिफॉर्म मोशन चेंज होगी, नहीं तो नहीं चेंज होगी। अब यहाँ पे देखेंगे इनर्शिया। इनर्शिया क्या होती है? इट इज डेड प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। देखो इनर्शिया यहाँ पे लिखा है, इट इज डेड प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट, रेजिस्ट माने विरोध करना, अपोज करना, ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट आर यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब यह है कि कोई भी बॉडी जो होती है ना, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपनी जो है रेस्ट स्टेट को या यूनिफॉर्म मोशन की जो स्टेट है उसको चेंज करने का जो है रेजिस्ट करती है, उसका विरोध करती है। इसमें मान कोई बॉडी रखी हुई है, उसको हम फोर्स लगाएं उस पर, तो उस फोर्स का वो अपोज करेगी, ठीक है, रेस्ट पे। या कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है, उस पर कोई फोर्स लगाएं तो उसका वो जो है रेजिस्ट करेगी। तो बॉडी की इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है इनर्शिया का, व्हेन हैंगिंग कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक, ठीक है, द डस्ट पार्टिकल स्टार्ट, ठीक है, कमिंग आउट ऑफ इट। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कोई हैंगिंग कारपेट है, कोई लटकती हुई जो कारपेट है उसको डंडे से अगर हम पीटते हैं, ठीक है, तो उसके जो डस्ट पार्टिकल है वो क्या होते हैं, वो उसमें से बाहर निकलना शुरू करते हैं। तो इसका रीजन ये हम देखते हैं कि जब कोई डस्ट पार्टिकल, जब हम पीटते हैं डंडे से तो कारपेट मोशन में आ जाती है, लेकिन उसके जो डस्ट में, उसके जो कारपेट में लगे हुए पार्टिकल हैं, डस्ट पार्टिकल, वो ड्यू टू रेस्ट ऑफ इनर्शिया की वजह से उसी जो है स्टेट में रहना चाहेंगे। तो एज रिजल्ट क्या होगा, पार्टिकल जो है वो बाहर आ जाएंगे।
इसी तरीके से हम देखें दूसरा एग्जाम्पल है व्हेन ए ट्री इज शेकन इट्स रूट एंड लीव्स फॉल डाउन। अगर हम किसी पेड़ के तने को, ठीक है, या उसकी डाली को जोर से हम हिला दें, ठीक है, तो पेड़ और उसकी पत्तियां सभी मोशन में आ जाएंगी, ठीक है, पेड़। लेकिन क्या होता है, जो पके हुए फल हैं, जो सूखी पत्तियां हैं, वो क्या होगा, वो कि इनर्शिया की वजह से वो रेस्ट में ही रहना चाहेंगी, और इसी वजह से क्या होगा, पेड़ की डाली और मोशन में है और पत्तियां जो है फल रेस्ट में रहना चाहेंगे, इसका क्या होगा, एज रिजल्ट वो नीचे आके गिर जाएंगे, ठीक है। इसी तरह का एग्जाम्पल और देखते हैं यहाँ पे डेयर स्टूडेंट। यहाँ पे एक ग्लास है और उस पर एक जो है कार्ड है, यहाँ पे जो थिक कार्ड है और उस पर एक कॉइन रखा हुआ। कार्ड और कॉइन के बीच में हमें मानते हैं कि फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं है, ठीक है, फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। और जैसे ही हम कार्ड को जो है फिंगर से फोर्स लगा के उसको अपने आगे की तरफ खींचते हैं तो क्या होगा, कॉइन्स और जो कार्ड उसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगेगा, तो क्या होगा, फोर्स नहीं लगेगा तो वो कार्ड तो खिसक जाएगा, लेकिन जो कॉइन्स है ना वो रेस्ट ऑफ इनर्शिया की वजह से वो कार्ड के साथ मूव नहीं करेगा, वो या तो गिलास में गिर जाएगा, गिलास के पास ही गिर जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल इनर्शिया के। हाँ डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पे इनर्शिया और मास का रिलेशन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर एक फुटबॉल यहाँ पे है, आप दिखाई पड़ा, और एक टेनिस बॉल है। ये जो फुटबॉल है इसका जो मास है 200 ग्राम है यहाँ पे, और यहाँ पे देखेंगे जो मास इसका टेनिस बॉल का 50 ग्राम है। अब इस पर हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ टाइम में, मतलब एक ही समय पे फोर्स लगाते हैं और सेम फोर्स लगाते हैं। फुटबॉल पर भी सेम फोर्स लगाते हैं यहाँ पे, और टेनिस बॉल पे भी सेम फोर्स लगाते हैं। फुटबॉल क्या होगा, मूव करना शुरू करती है, ठीक है, और टेनिस बॉल में क्या होती है, ये भी मूव करना शुरू करती है। तो हम देखते हैं फुटबॉल विल गेन मच स्मॉलर वेलोसिटी, ठीक है। तो फुटबॉल क्या होगा, इसकी वेलोसिटी जब हम सेम फोर्स लगाते हैं यहाँ पे फुटबॉल पर भी और टेनिस बॉल पर सेम अमाउंट ऑफ टाइम में और सेम फोर्स दोनों पे लगाते हैं, तो हमें देखते हैं कि फुटबॉल जो है उसकी जो वेलोसिटी है वो स्मॉलर वेलोसिटी को गेन किया, और टेनिस बॉल जो है वो क्या हो गया, वो ज़्यादा जो है, यानी कि फुटबॉल के कंपेरिजन में ज़्यादा जो वेलोसिटी को गेन किया, यानी कि वेलोसिटी ज़्यादा हुई। तो इसका क्या मतलब हुआ कि फुटबॉल का मास जो होता है वो यहाँ पे 200 ग्राम था, यानी ज़्यादा था, तो इसने जो है ज़्यादा फोर्स को रेजिस्ट किया, ठीक है, और इसका मास कम था, 50 ग्राम था, इसने फोर्स को जो है, ठीक है, कम रेजिस्ट किया। तो इसका एक मतलब ये हुआ कि फुटबॉल का इनर्शिया जो होता है वो टेनिस बॉल की कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो इसका रिजल्ट निकला कि जो हैवियर जो बॉडी होती है, ठीक है, जिसका मास जो होता है उसका इनर्शिया ज़्यादा होता है। यानी कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि अगर हम लिखें कि इनर्शिया, यानी जिसने ज़्यादा रेजिस्ट किया, जब कम वेलोसिटी आई तो ज़्यादा रेजिस्ट किया, ज़्यादा अपोज किया फोर्स का, तो इसका इनर्शिया ज़्यादा हो गया। तो इनर्शिया जो किसके क्यों ज़्यादा रेजिस्ट किया, क्योंकि इसका मास ज़्यादा था, तो जितना ही मास होगा इसका उतना ही ज़्यादा इसका इनर्शिया होगा। यानी मास अगर बढ़ेगा तो इनर्शिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसी तरीके पे यहाँ पे देखेंगे कि इनर्शिया यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे इनर्शिया देखेंगे, ठीक है, तो इसका इनर्शिया जो होगा कम होगा क्योंकि इसका मास कम था। तो इनर्शिया जो है किसके प्रोपोर्शनल हुआ, मास के। अगर मास ज़्यादा हो गया तो इनर्शिया ज़्यादा, मतलब ये हुआ कि जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उसको मूव कराने के लिए हमको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, है ना। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम के होगा, ठीक है, यही है। चलिए, तो डियर यहाँ पे एक बात समझ में आ गई कि जिसका मास ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उसको जो है मूव कराने के लिए फोर्स ज़्यादा ज़रूरत होगी, ठीक है, यानी क्योंकि उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो अगर यहाँ टेनिस बॉल है तो टेनिस बॉल का जो है यहाँ पे इसका मास जो है कम है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे
तो इसका जो इनर्शिया जो होगा, इनर्शिया भी इसका कम होगा। तो जिसका मास ज़्यादा, यहाँ पे मास ज़्यादा तो इनर्शिया ज़्यादा, और यहाँ पर मास ज़्यादा कम है तो यहाँ पे इनर्शिया कम होगा। यानी कि हैवी बॉडी जो है तो मास किस पे डिपेंड करता है, तो इनर्शिया जो है यहाँ पे आ गया कि इनर्शिया, ठीक है, ये क्या हो गया, डिपेंड अपॉन, इनर्शिया डिपेंड अपॉन मास पे डिपेंड करती है, ठीक है। यानी कि मास पे डिपेंड की इनर्शिया अगर जो है मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया ज़्यादा होगी, और इनर्शिया अगर ज़्यादा होगी तो उसको मूव कराने के फोर्स की ज़्यादा ज़रूरत होगी। इसका मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास के होगा, ठीक है। अब यहाँ पे फुटबॉल का जो है इनर्शिया जो होगा ज़्यादा होगा क्योंकि इसका मास कम है, और टेनिस बॉल का जो है क्या होगा, वो इसका जो मास कम होगा तो इसके इनर्शिया कम होगा। यहाँ से फिर देख सकते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट 200 ग्राम की अगर आपसे कहें और एक ऑब्जेक्ट जो है 50 ग्राम की है, तो अगर पूछा जाए किसका जो इनर्शिया ज़्यादा होगा तो आपका ओबियसली आपका आंसर होना चाहिए कि फुटबॉल का जो इनर्शिया ज़्यादा होगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद डियर स्टूडेंट मोमेंटम पे आते हैं। डियर स्टूडेंट अभी हमने पढ़ा यहाँ पे कि आप देखते होंगे कि फोर्स जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास के होगा। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जितना ही ज़्यादा होगा उसको मूव कराने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जितना ही ज़्यादा होगा, ठीक है, उसकी जो है स्टेट को चेंज करने के लिए उतना ही फोर्स हमें जो है अप्लाइड करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर मास ज़्यादा होगा तो ज़्यादा फोर्स हमको अप्लाई करना पड़ेगा उसकी स्टेट को चेंज करने में, ठीक है। इसी तरीके से फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी की भी होता है, ठीक है। जितना ही ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। कम फोर्स लगाएंगे कम इंक्रीज, तो इसके होगा। अगर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी के। डियर स्टूडेंट एम वी एम इंटू वी ये कुछ नहीं है डियर स्टूडेंट, इसको इसी को हम नाम देते हैं लीनियर, क्या है ये, लीनियर मोमेंटम डियर स्टूडेंट इसको कहते हैं, ठीक है, या इसको जनरली मोमेंटम भी कहा जाता है, इसको मोमेंटम भी कहा जाता है डियर स्टूडेंट, मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या है डियर स्टूडेंट, हम देखेंगे कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड मास ऑफ ए बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम इट इज डिनोटेड बाय पी। यानी कि मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, लीनियर मोमेंटम। तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी एम इंटू बी इक्वल टू पी, यानी पी इक्वल टू एम बी। पी यहाँ पर जो है लीनियर मोमेंटम या जनरल मोमेंटम कहते हैं, यहाँ पे मास ऑफ द बॉडी भी वेलोसिटी है, तो पी इक्वल टू एम बी। मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो होता है वो मोमेंटम होता है, ठीक है। मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन वेक्टर क्वांटिटी, आप जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी होती है, तो इट हैज ए डायरेक्शन, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी मोमेंटम की, तो जिधर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, ठीक है, उधर जो है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम की भी डायरेक्शन। अगर सपोज करो वेलोसिटी की डायरेक्शन, ठीक है, इस डायरेक्शन में है तो हमारा मोमेंटम की डायरेक्शन भी जो होगा इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में मोमेंटम भी होगा, ठीक है। अच्छा आप डियर स्टूडेंट आप देखेंगे कि अगर P बराबर M इक्वल टू बी, अगर यहाँ पे सपोज करो कोई भी बॉडी जो है वो रेस्ट पे है, रेस्ट का मतलब अगर कोई भी बॉडी क्या है और रेस्ट पे है, रेस्ट पे का मतलब V इक्वल टू जीरो, यहाँ पे उसकी यानी रेस्ट पे रहेगी तो वेलोसिटी जीरो होगी, तो हमारा मोमेंटम कितना होगा, हमारा मोमेंटम P इक्वल टू एम वी। तो यहाँ पे M है और वेलोसिटी नहीं है तो P इक्वल टू क्या होगा, मोमेंटम हमारा कितना होगा, जीरो। यानी कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है वो रुकी हुई है, चल नहीं रही है, तो उसका मोमेंटम जीरो होगा। मोमेंटम जो होता है मूविंग बॉडी का होता है, ठीक है। यहाँ से इसकी यूनिट की बात करें अगर हम यूनिट ऑफ मोमेंटम, तो देखिए यहाँ पे मास की यूनिट होती है केजी, ठीक है, और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमारी जो यूनिट जो हो गई केजी मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि
एक बॉलर जो है जब क्रिकेट की गेंद को थ्रो करता है, यानी कि वो बॉल करता है, ठीक है, अगर हाई स्पीड से वो फेंकता है, तो क्रिकेट के बॉल का जो मास बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन हाई स्पीड की वजह से उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जब बाउंसर बैट्समैन की तरफ आता है तो डक कर जाता है, नहीं तो उसको हार्ड चोट लग जाएगी, ठीक है, ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक जो प्रॉब्लम देख लेते हैं मोमेंटम बेस पर। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ ए मैन ऑफ मास 75 kg व्हेन ही वॉक्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2 मीटर। अब यहाँ पे देखेंगे कि मास जो दिया गया डिस्टेंस, जो भी चीज़ इसमें दी रहे पहले उसको लिख लिया करें हम। तो यहाँ पे मास जो हमारा दिया है 75 kg, ठीक है, और यहाँ पे वेलोसिटी जो दी गई यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए वेलोसिटी। तो इसका हमें जो मोमेंटम है, मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं, तो p इक्वल टू यहाँ पे होता है mv। तो m मास हमारा कितना है यहाँ पे देखेंगे 75 है, और वेलोसिटी यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो 150 जो है, और इसकी यूनिट kg मीटर पर सेकेंड, ये हमारा मोमेंटम हो गया भाई ये, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट आज बस इतना ही, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक।